इलाहाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म। अब तक 73% से ज्यादा हुआ मतदान। 9 नवंबर को खुलेगी ईवीएम। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस और इनेलो में कांटे की टक्कर। सभी उम्मीदवारों ने जीत का किया बड़ा दावा। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में टक्कर। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का विरोधियों पर वार। कहा भौखलाए हुए हैं विरोधी। 30,000 से ज्यादा के अंतर से होगी इनेलो की जीत। टिकरी बॉर्डर पर आधा रास्ता खोलने को मंजूरी। केवल बाइक और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा टिकरी बॉर्डर। कैथल में किसानों ने पकड़वाई डीएपी खाद। निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने की लाइसेंस रद्द की मांग। भवानीखेड़ा में 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी माइनर टूटने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों की 80 एकड़ फसल हुई जलमग्न। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज ही पेट्रोल डीजल पर 35 पैसे का इजाफा। राजस्थान में रिकॉर्ड 121 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको सीधा इलाहाबाद से आ रही है। उपचुनाव के लिए वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। सिर्फ बूथों में मौजूद लोगों की अब वोटिंग होगी। अब तक 73% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 211 बूथों पर वोट डाले गए हैं। 2 नवंबर को ईवीएम खुलेगी। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव के लिए अब समय खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब सिर्फ जो लोग बूथों में इस समय मौजूद है वो ही वोट डाल पाएंगे। 211 बूथों पर वोट डाले गए हैं। 2 नवंबर को ईवीएम खुलेगी। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि सिरसा के इलाहाबाद सीट पर आज सुबह से ही वोट डाले जा रहे थे। शाम 6 बजे तक ये समय था और अब वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। सिर्फ बूथों में मौजूद लोगों की अब वोटिंग होगी। अब तक 73% से ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि भारी संख्या में मतदाताओं ने वोट डाले हैं। 211 बूथों पर वोट डाले गए हैं। 2 नवंबर को क्या परिणाम आता है सबके सामने आ जाएगा। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। भारी संख्या में मतदान किया गया है। बीजेपी जेजेपी की तरफ से गोविंद कांडा तो कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल और इनेलो की तरफ से अभय चौटाला इस बार चुनावी मैदान पर है। 211 पोलिंग बूथों पर मतदान किया गया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले गए हैं। वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। लोगों में वोटिंग के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला है। 73% से ज्यादा मतदान किया गया है। 2 नवंबर को अब नतीजे आ जाएंगे। बताते चले कि इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के चलते इलाहाबाद की सीट खाली हुई थी और आज उस पर वोटिंग की गई थी। वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। अब जो सिर्फ लोग पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है वो ही अब वोट डाल पाएंगे। अब तक 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। 211 बूथों पर वोट डाले गए हैं। 2 नवंबर को इस उपचुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से गोविंद कांडा, कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल, इनेलो की तरफ से अभय चौटाला मैदान में थे। 211 पोलिंग बूथों पर मतदान हो चुका है। वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। सिर्फ अब जो लोग बूथों में इस वक्त मौजूद है वो ही वोट कर पाएंगे। 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। भारी संख्या में मतदान किया गया है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। 211 बूथों पर वोट डाले गए हैं। इस दौरान सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले हैं। 2 नवंबर को नतीजे भी अब हम सबके सामने आ जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस इनेलो में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला है इस बार का। तो इलाहाबाद में उपचुनाव के लिए वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने भारी संख्या में बाहर निकलकर वोट डाला।
सुरक्षा के तहत अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी वहां पर तैनात रही। पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई थी। उपचुनाव के लिए 211 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्या नतीजा रहने वाला है 2 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बुखलाई हुई है। अब भी कुछ जगह से इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है कि बाहर के लोग आकर के पैसे बांट रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो उनको पकड़ने की बजाय कहीं उनको सरकारी दबाव में आकर के छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन जितना वो इस तरह का प्रयास करेंगे उतना ही लोग जो है और ज्यादा एग्रेसिव होकर के मतदान करेंगे। तो सुना आपने अभय चौटाला को, जिन्होंने आरोप लगाया है कि वोटिंग में पैसे बांटे गए हैं। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी पर पैसों से लोगों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने भी वोट डाला और उसके बाद अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है पवन बेनीवाल ने, सुनिए। बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया भारी उम्मीद है लोगों से। लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा। सुबह सुबह आप देख लो कितने लोग वोट डालने आए हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को खेतों में भी जाना है। खेतों का बहुत भारी इस टाइम खेतों में काम है। लोगों को खेतों में जाना है। सुबह सुबह लोग वोट करके और अपने खेतों में जाने के लिए तैयार है। का माहौल भी है, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आप खुद देख लो, लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी। सुबह सुबह का टाइम है, लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, अभय सिंह है, गोविंद कांडा है, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, टफ फाइट है, इलेक्शन है, इसमें लगने वाली क्या बात है। क्या लग रहा है, इलेक्शन है, इलेक्शन में तिकोना मुकाबला है और बढ़िया रहेगी, कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया रहेगी। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सालासर मंदिर में जाकर मत्था टेका। उन्होंने अपनी जीत की दुआ मांगी और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस चुनाव को लेकर, आप भी सुनिए। ये बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के सांझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। तो वोटिंग का समय अब खत्म हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाला है। 73% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद। विधु जी, भारी संख्या में वोट डाले गए हैं, 73% से ज्यादा मतदान हुआ है। क्या लगता है आपको गोविंद कांडा की जीत को लेकर, आप कितने आश्वस्त हैं? ये हमने पर भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़ते कदम है, उन भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है उस पर सवार होकर एलनाबाद को भी उस विकास की बयार जिससे एलनाबाद छूट गया था। यद्यपि यहाँ पर बार बार चुने जाने वाले लोगों ने सरकारें बनाई और कुछ लोगों ने तो सरकारों का नेतृत्व भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी एलनाबाद को कुछ नहीं मिला इन लोगों से। हमने इस बार जो है हमारा बिल्कुल विकास का एजेंडा रहा। हमने लोगों को कहा कि आप विकास के रास्ते को चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे निवेदन को, हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को, हमारे आग्रह को
इलाहाबाद की जनता ने स्वीकार किया है और हमें भारी मतों से हमें आशीर्वाद दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक बड़ी जीत की ओर बढ़े हैं। मैं बड़ी इंटरेस्टिंगली सुन रहा था अभी इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता थे अभय चौटाला जी, वो कह रहे थे, वो बहानेबाजी कर रहे थे कि बाहर के आकर लोगों ने प्रभावित किया है वोटर्स को। इसी प्रकार से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पवन बेनीवाल जी, वो कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है, मान रहे थे वो त्रिकोणीय मामला है, और साथ साथ कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, वो कह रहे थे कांग्रेस की पोजीशन अच्छी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। जब भाजपा के प्रत्याशी से आपने पूछा तो वो माता दरबार से आशीर्वाद लेकर बाहर निकले थे, और मुझे लगा कि तीनों कॉन्फिडेंट लगे हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी लगे। अभी आपकी इको आ रही है मेरे कान में, इस इको को फिक्स करवा लीजिए। रावल जी, इलाहाबाद मुख्य रूप से ग्रामीण इलाका है और यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि पर निर्भर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी के लिए ये सीट निकाल पाना कितना मुश्किल होने वाला है? क्योंकि ग्रामीण इलाका है और इस क्षेत्र के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, जजपा की सरकार ने अच्छा काम किया है। हमने पिछली सरकारों की जो उदासीनता रही है, उस उदासीनता को छोड़ते हुए इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इस बूते जो है कृषक जो है, किसान जो है, वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का साथ भी दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों में आकर भी आशीर्वाद दे रहा था और हमें आश्वस्त करवाता रहा। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर इतिहास रचने वाले हैं। एक बार ये इको को फिक्स जरूर करवाइए, मेरे पास इको आ रही है। जी, अभी हम ठीक करवाते हैं इसे। रावल जी, आप ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी पर पैसों से वोटों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद वो इस प्रकार की बहानेबाजी और 2-4 और बहाने ढूंढ लेते तो बेहतर रहता, लेकिन आज वो ऐसा कह रहे हैं, कोई उसका सुख नहीं बनता है। चुनाव हो चुका है, जितना उन्होंने प्रोपेगेंडा करना था, जितना लोगों को भ्रमित करना था, कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि इन बातों का कोई सुख नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव रहा है, उन्होंने खुद भी खड़े होकर कहा कि तोड़ देना, किसी की टांगे तोड़ देना। तो ये सारी बातें हो गई। इसके बाद अब बेमतलब की बात करने का क्या? रावल जी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, साक्ष्य है, जो जल्द ही पुलिस और चुनाव आयोग के सामने भी पेश करने वाले हैं। तो मीडिया के सामने भी बताएं वो साक्ष्य, केवल उनका उल्लेख दें, और इसके साथ साथ जो है चुनाव आयोग को भी देंगे ऐसे साक्ष्य, ताकि उनकी बात पर कार्रवाई। हम सब स्वच्छ चुनाव चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झंडे बदार रही है स्वच्छ राजनीति की। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के अनफेयर मीन्स को खत्म किया जाए। अगर इसमें अभय चौटाला भी योगदान दे सकते हैं तो उन्हें देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। केवल यहाँ पर कोरी बातें करना, इस प्रकार से बातें निकालना, प्रोपेगेंडा करना साफ साबित होता है। उनके पास होता तो सबसे पहले दौड़कर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते, प्रशासन के पास जाते, और या फिर मीडिया के सामने भी आए थे तो साक्ष्य लेकर आते। ये कहने में क्या हर्ज है कि मेरे पास साक्ष्य हैं, अब कल को वो कहेंगे कि मेरे पास जो है कोहिनूर हीरा है। अब इन बातों से क्या निकलता है? हीरा है तो दिखा दें, साक्ष्य है तो दिखाएं, ताकि जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, हम सब चाहते हैं स्वच्छ राजनीति, हम सब चाहते हैं मतदाता मतवान होना चाहिए, वो अपने मत से, अपने स्वतंत्र मत से करे, उस पर कोई लोभ लालच डर ना हो। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता निरंतर डराते रहे हैं, गांव के अंदर लठ ले लेके घूमे हैं, जिसकी शिकायतें हमने इलेक्शन कमीशन में की है कि किस प्रकार से गरीब जनता को धमकाते रहे हैं। और इसका काउंटर एक्शन क्या हुआ कि गरीब जनता बड़ी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती गई। जब चुनाव शुरू हुआ था तो अब मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद उस समय जो है हम इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे जितनी मजबूत स्थिति में आज हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, धीरे धीरे गरीब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, और इन इस प्रकार की गुंडागर्दी करने की बात करने वाले, दबंगई करने वालों के खिलाफ हुई। और अभय सिंह चौटाला को 2 तारीख को दिख जाएगा कि किस प्रकार से जनता ने उनका दुर्ग, जिनको वो समझते थे, किला समझते थे, गढ़ समझते थे, जनता को बापोती समझते थे, तो उनकी निंद्रा जो है खुलने वाली है 2 तारीख को। रावल जी, जब बीजेपी जेजेपी ने चुनाव प्रचार किया तो ये देखा गया कि आप सभी ने अभय चौटाला की नाकामियों को गिनाया है, ना कि आपने अपने काम को लेकर ज्यादा प्रचार किया है। तो आप 3 साल में अब क्या कमाल कर दिखाएंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर हमारा पूरे सिरसा जिले के अंदर ना तो 2014 में ना 2019 में कोई विधायक था। इसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर अगर फसल खराबे का मुआवजा किसी क्षेत्र के किसान को सबसे ज्यादा मिला है तो सिरसा के किसान को मिला है। हमने 1100 करोड़, आप नोट कीजिए फिगर, 1100 करोड़ सिरसा जिले को, उस जिले के किसान को बांटा है जहां पर हमारा कोई प्रत्याशी नहीं जीता। हमारी नियत साफ है, सबका साथ और सबके विकास की बात है। जो हमें वोट दे हमारे लिए वो भी सम्माननीय है, और जो हमें वोट नहीं भी दे रहा है उसके प्रति भी हम सम्मान का भाव रखते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ मनोहर लाल जी की सरकार चली है। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने भी इस बात को खूब जो है जोर से कहा है कि हम सबका साथ और सबका विकास करना चाहते हैं। इसके अलावा सेम की जो समस्या थी, जो कुछ गांव की सेम की समस्या थी, 16 गांव की समस्या थी, उस समस्या को भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए जो है 98.5 करोड़ रुपए जो दिए, उसमें भी हमने देखा। इसके अलावा आखिरी अंतिम तेल तक पानी पहुंचाने की जब बात थी, देखिए इस बात को तो हम और आप जानते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार तो पिछली लगातार 3 बार से तो अभय चौटाला जीतते आए हैं। उससे पहले भी उनके परिवार से और उनकी पार्टी से लोग जीतते रहे। उन्होंने ही सरकारें बनाई हरियाणा के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी तक भी नहीं पहुंच पाया था। यहाँ सेम की समस्या थी। हमने देखा ऐलनाबाद की किस प्रकार से, ऐलनाबाद शत-विशत था, किस प्रकार से विकास की लालसा रखता था। रावल जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे। जिस पानी की समस्या को दूर करने का आप दावा कर रहे हैं, ये पानी की समस्या तो सर पहले भी थी, तो इसे पहले क्यों नहीं ठीक किया गया? क्यों आखिरकार चुनाव के टाइम में क्यों आपको याद आता है? नुपुर जी, मैं अपनी बात पूरी करूं आपको, आप बोलिए। मेरी बात खत्म होने के बाद अपना प्रश्न पूछिए। तो मैंने जिस प्रकार से कहा कि हमने सबका साथ और सबके विकास के नारे को चरितार्थ किया यहाँ पर ऐलनाबाद में आकर, और आकर क्या यहाँ पर जब से हमारी 2014 से सरकार बनी तब से लेकर आज तक जितना ऐलनाबाद के लिए काम हुआ, इतना उस समय नहीं हुआ जितना जब इनके यहाँ से चुने हुए लोग जो है सरकारों के सिर पर बैठते थे, वो अपने सरकारों को चलाने वाले लोग यहाँ से चुने गए, तब काम नहीं हुआ। काम कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी, 19 में रिपीट हुई, तब काम हुई। आपने जो सवाल पूछा इसको भी मैं इसमें ही ले लेता हूँ। सेम की समस्या को अब नहीं दूर किया गया। सेम की समस्या पर 2016 में काम शुरू हुआ था। सेम की समस्या, लेकिन ये 2016 में क्यों काम शुरू हुआ था? क्या देश 2016 में आजाद हुआ था? क्या ऐलनाबाद जो है 2016 में भारत का हिस्सा बना था? क्या ऐलनाबाद से पहली बार विधायक 2016 में बना था? क्या नहीं। ऐलनाबाद से चुने जाने के बाद अभय सिंह चौटाला जी ने, उनके परिवार के लोगों ने हरियाणा के अंदर सरकारें चलाई, लेकिन ऐलनाबाद की जनता को कुछ नहीं दिया। ये तो हमने उसके बाद आकर काम किया। अंतिम तेल तक पानी पहुंचा तो मनोहर लाल की सरकार में क्यों पहुंचा? अभय सिंह चौटाला की जब सरकार चलती थी उस समय क्यों नहीं पहुंचा? जब कांग्रेस की सरकारें थी उस समय क्यों नहीं पहुंचा? ये सवाल आप विपक्षियों से जरूर पूछना। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। हमने जो मुआवजे का 1100 करोड़ दिया, देखिए 1100 करोड़ कोई छोटी फिगर नहीं होती है। 1100 करोड़ सिरसा जिले में दिया जहां पर एक भी विधायक नहीं था। अब यहाँ पर आए हुए पैनलिस्ट जो हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, आप जरा सा अपने शो में उनसे ये पूछकर जरूर बताना, क्या उन्होंने यहाँ पर 100 करोड़ भी आज तक दिया था? क्या कौन से सन में दिया था? क्या किस तरीके से दिया था बताएं। और 100 क्या, उन्होंने 50 भी नहीं दिया। और दुख की बात है 11 करोड़ भी नहीं दिया। यहाँ 1100 करोड़ वाले से सवाल पूछ रहे हो, 11 करोड़ भी नहीं दिया ऐलनाबाद को आज तक। रावल जी, ऐलनाबाद में गोविंद कांडा को प्रचार के दौरान किसानों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। गुरुद्वारे से उन्हें बाहर तक निकाल दिया गया था कि किसानों का गुस्सा उन्हें भारी ना पड़ जाए, क्योंकि इस चुनाव में कृषि आंदोलन काफी ज्यादा अहम मुद्दा है। देखिए, आप अपने प्रश्न को रिफ्रेज कीजिए। किसानों का वहां पर किसी उसका सामना नहीं करना पड़ा। किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है इस चुनाव में। सामना किसका करना पड़ा? पेड़ बुर्गे। ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, अभय सिंह चौटाला जिसके प्रत्याशी हैं, उस पार्टी के जो पेड़ लोग हैं, उन लोगों ने आकर रोका था। उनके नाम है हमारे सामने, उनके हल्के के अध्यक्ष खुद वहां पर किसान का झंडा लिए खड़े थे। जब चुनाव चल रहे हैं तब उनका क्या करने का मतलब है? इस पर एक जितेंद्र नाम का उनका कार्यकर्ता है, वो कर रहा था। अभय सिंह चौटाला के साथ एक सुनील और सुशील नाम के 2 भाई हैं, उनकी फोटो लगातार है, वो लगातार हमने देखे कि किस प्रकार से रोक रहे थे। ये इंडियन नेशनल लोकदल के
गुर्गे थे जो कि शुरू में तमाशा थे, लेकिन चुनाव के अंत तक आते आते उनको समझ आ गया कि उनकी इन तमाशों से उल्टा उनकी वोट कम हो रही है। इसलिए अंतिम समय में आकर अभय सिंह चौटाला ने इन लोगों के आगे हाथ जोड़े, अरे भाई मेरा चुनाव खराब कर दिया तुम लोगों ने, तुम ऐसा तमाशा करना बंद करो। बाद में जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उल्टा पड़ रहा है, ये काउंटर फिटिंग हो रहा है, तो तब जाकर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। लेकिन तब तक जो है चिड़िया खेत चुग चुकी थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे तो उनकी इस प्रकार की गुंडागर्दी के खिलाफ भी एलनाबाद की जनता किस प्रकार रेजिलेंट तरीके से खड़ी होकर उन्होंने वोट दिया है, ये रिफ्लेक्ट करेगा। रावल जी, तो आपका ये कहना है कि किसान बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो आखिरकार क्यों जब आप लोग प्रचार करने के लिए गांव-गांव जाते थे तो वहां पर आपको विरोध का सामना करना पड़ता था? के कार्यकर्ता उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से जैसे एलनाबाद की जनता को डरा धमका कर कब्जे दब्जे वो करते हैं, ऐसा तो खुद उनका बयान वायरल हुआ अभय सिंह चौटाला का। लेकिन उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से गुंडागर्दी करके अराजकता द्वारा, किसी प्रकार से दबंगई द्वारा जो है वो गरीब जनता को वंचित कर देंगे वोट करने से। लेकिन इस बार गरीब जनता बाहर निकली है, बड़ी भारी संख्या में निकली है, और यही अभय सिंह चौटाला की आज परेशानी है। आज सारी रात नहीं सो पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो देखेंगे किस प्रकार से गरीब जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकली है। जब जनता भाजपा को वोट करना चाह रही है, जब जनता भारतीय जनता पार्टी के गांव में कार्यक्रम ले रही है, पूरे का पूरा गांव उस कार्यक्रम में आ रहा है। हम गांव के कार्यक्रम रखते थे और जब गांव में पहुंचते तो जन सैलाब उमड़ जाता था, बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई। हमने जिनको गांव का कार्यक्रम सोचकर आयोजन इस तरह का सोचा था, जब वहां गांव में पहुंचे तो देखा किस प्रकार का हुजूम उमड़ा हुआ है उस गांव के अंदर। तो 4 आदमी खड़े होकर, 4 लठैत खड़े कर क्या गांव के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे थे। इनकी ये स्ट्रेटेजी गलत साबित हुई, इनकी ये स्ट्रेटेजी जो है काउंटर फिटिंग साबित हुई, इनकी ये स्ट्रेटेजी बाद में इन्हें सुधार करनी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो है इनके पास केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज आपने पहली बहानेबाजी सुन ली है, कल और परसों तक आते आते और बहानेबाजी आप अभय सिंह चौटाला जी के श्रीमुख से सुनेंगे। और 2 तारीख के बाद जो है वो जनता को ही नकारने वाले हैं, जब जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और ईश्वर के बाद जनता को जनार्दन अर्थात भगवान होता है। रावल जी, अभी आपने अभय सिंह चौटाला को लेकर काफी निशाना साधा, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात भी है कि अभय सिंह चौटाला हरियाणा में कभी विधानसभा चुनाव हारे नहीं है और एलनाबाद को चौटाला परिवार का गढ़ भी माना जाता है। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार गठबंधन इस गढ़ में सेंध लगा पाएगा? देखिए, गढ़ एक एक कर टूटते जा रहे हैं। नेशनल ट्रेंड अगर देखें तो एक के बाद एक गढ़ जो है टूटे हैं। हमने सबने बहुत गौर से देखा है किस प्रकार अमेठी के अंदर जो है अपने आप को जो जनता को अपनी बापोती समझते थे, ऐसे राहुल गांधी, उनके साथ जनता ने किस प्रकार से उनको सबक सिखाया और वो अब केरल चले गए। इसी प्रकार से और जो गढ़ मानने वाले थे, हरियाणा के अंदर भी एक परिवार अपना गढ़ समझता था रोहतक को। रोहतक की जनता ने अपना आशीर्वाद जब भारतीय जनता पार्टी को दिया तो गढ़ भी ध्वस्त हो गए और उसके बाद वो खुद भी हार गए। आज वो राजनीतिक हाशिए पर है, अपनी खुद की पार्टी के अंदर उनका कोई स्थान नहीं है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की बात कर रहा हूं, जिनका कांग्रेस के अंदर अब जाना लगभग तय हो चुका है। तो हमने देखा है कि जो नेशनल ट्रेंड है वो अब परफॉर्मर्स के साथ है, वो अब जनता किसी की बापोती नहीं रही है। ये ट्रेंड की लोगों को इस प्रकार से दे वांटेड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब जनता जो है जागरूक है और इस प्रकार से एक के बाद एक गढ़ जिसको कहते थे, किले जिसको कहते थे, दुर्ग जिसको कहते थे, वो दुर्ग खत्म होते जा रहे हैं। रावल जी, हमारे साथ इस समय इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद जी। ओंकार जी, अभी हम ये रावल जी से बात कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि उनकी ही जीत होगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? उनको उनकी जीत मुबारक। हम अपनी तरफ से आश्वस्त हैं, ये जीत किसान की होगी, एक बलात्कार करने वाले नेता के भाई की नहीं होगी। और मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी क्या मुद्दा लेके वहां पे गई और किस विषय पर कह रही इनकी जीत होगी। इनका मुद्दा क्या होगा? महंगाई होगा, भ्रष्टाचार होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होगा, क्या मुद्दा होगा? कोई तो मुद्दा होगा इनका जनता के बीच में, या सिर्फ पैसे देके खरीदने का मुद्दा होगा। मैं आपसे जवाब लूंगी अभी। ओंकार जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है, इनेलो का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल से जुड़ा हुआ
और मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसान बनाम सरकार की थी, 3 कृषि बनाम सरकार की थी। यहाँ जीत और हार की कृषि बिल की जीत होगी, किसान की जीत होगी। 3 कृषि बिल सस्पेंड होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होगा, इस बात की जीत होगी। इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं था, इन्होंने उम्मीदवार दिया। सीधा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार इस एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी के पास क्या मुद्दा है? एलनाबाद की जनता के सामने हम विकास का मुद्दा लेकर गए थे। एलनाबाद के साथ किस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने, उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, दशकों तक एलनाबाद को पिछड़ा रखा, इस मुद्दे को लेकर हम एलनाबाद के पास गए थे। एलनाबाद की जनता ने इसी बात पर हमें आशीर्वाद दिया है। और ये जो सारे आसमानी मुद्दे अभी गिनवाए मेरे साथी प्रवक्ता ने, इन्हीं मुद्दों की वजह से, क्योंकि इसमें एलनाबाद का कोई जिक्र नहीं है। यही जो एरोगेंस है कि एलनाबाद की जनता को सस्ता समझना, एलनाबाद की जनता को ये सोचना कि उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। ये चुनाव एलनाबाद। नूपुर जी मैं जवाब देना चाहूंगा। एक बार इनको रोकिए, मेरी बात पूरी। आप नूपुर जी मैं जवाब देना चाहूंगा, इनको यही रोकिए। जवाब लूंगी अभी। मैं जब मेरी बात पूरी हो जाए ये जरूर जवाब। मैं इनकी बात सुनने को तैयार हूँ, ये मेरी बात सुन लें। तो आपने बड़ी गौर से देखा, अभी इसको दोबारा भी देखिएगा सभी लोग, कि अभी उन्होंने एक बार भी एलनाबाद का नाम भी नहीं लिया। एलनाबाद की जनता को इतना सस्ता समझा, इतना लाइटली लिया, और इसी बात का सबक जो है एलनाबाद की। अब जवाब ले लेती हूँ सर जी मैं। एक बार पूरी बात कर जी। और जी ओंकार जी क्या कहना चाहेंगे आप अपने जवाब में? ओंकार जी इनको चुप कराइए तभी बोलूंगा मैं। रावल जी जवाब लेने दीजिए मुझे। इसी प्रकार का 3 दशकों से रहा है, एलनाबाद को कुछ नहीं जी। रावल जी अब मैं जवाब ले लेती हूँ ओंकार जी से। ओंकार जी बोलिए। पूरा सवाल हो जाए ना, इनको चुप कराइए नूपुर जी। वो चुप हो गया, आप अपना बात रखिए अपनी। इनको जीत की मुबारकबाद मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब ये मान रहे हैं कि पिछले सालों में वहां विकास नहीं किया हमने एलनाबाद में, ये तो मान रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हम अब विकास कराएंगे, इसका मतलब पहले विकास से दूर रखा उसको। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये वही बीजेपी है जिसकी उमा भारती जी कहते थे कि हम एक रैपिस्ट को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकते। और इनके जो बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने स्पष्ट ना कर दी थी कि हम इनका समर्थन नहीं लेंगे। ये पार्टी कहाँ है, कहाँ धरातल पे चलेगी? और दिग्विजय चौटाला जो कहते थे गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये आपस में कैसे जफियां पा रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। राजनीति का इतना स्तर बीजेपी और जेजेपी गिरा देगी, हमें मालूम नहीं था। दुष्यंत चौटाला जी कहते थे विवाह खट्टर का और फोटो मोदी की, ये बात करते थे। और ये वो कहते थे 75 बार, ये कहते थे यमुना पार। और जेजेपी को वोट मिली वहां पे किसान की, कमेरे की, मजदूर की, इसलिए वोट मिली क्योंकि इन्होंने बीजेपी का विरोध किया। अगर किसी को पता होता है दोबारा बीजेपी गोद में बैठेंगे तो इनको 1 सीट भी ना मिलती। ठीक है। ये जो एलनाबाद का चुनाव है, इसमें पूरे देश की नजर है, पूरे किसान वर्ग की नजर है इस पे। ठीक है। ये किसान का ये रिजल्ट बता देगा। अगर मेरे भाई आश्वस्त था तो मैं इनको मुबारकबाद देने को तैयार हूँ। बिल्कुल, मेरे पास समय का अभाव है सर। जी रावल जी, आप कुछ जल्दी छोटा सा जवाब सर। मैंने उनकी मुबारकबाद स्वीकार कर ली। मैं एलनाबाद की जनता को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो इतनी भारी संख्या में आकर वोट किया। दूसरा, जो लोग तिहाड़ के अंदर 10 साल पापड़ बनाकर आए हैं, जब वो लोगों के चरित्र के बारे में बात 2 तारीख को पता लग जाएगा सर कौन जीतेगा। ओम प्रकाश चौटाला इनकी पार्टी के सुप्रीमो जो हैं, वो 10 साल तिहाड़ की जेल काट कर आए हैं। ये यहाँ पर आकर दूसरों का चारित्रिक सर्टिफिकेट बांट रहे, कितना हास्यास्पद है। ठीक है। हाँ, अब मेरे पास समय का अभाव है। रावल जी, ओंकार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एलनाबाद उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाताओं ने भारी संख्या में वोट डाले हैं। 73% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। तीनों ही दल अपनी जीत का बड़ा दावा करते हुए आज इस चर्चा में नजर आए। चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब
दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम। जब सोती है दुनिया तो जागते हैं हम। आपके लिए खबरें खंगालते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं हर खबर है जरूरी। रात के सन्नाटे को चीरती अब खबरें देंगी आपके जहन में दस्तक। देखिए रात का रिपोर्टर, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी। सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से। खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से। खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा चैनल। अंधेरे में भी दिखेगी खबरों की रोशनी, क्योंकि मकसद है हर खबर को आप तक पहुंचाना। जब दुनिया सोती है तब भी जागते हैं हम। हरियाणा की छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हम हैं हर खबर। क्या दिन क्या रात, हर खबर को आप तक लाने की जिद है। सोती रातों में जागती खबरों की खबर रखते हैं हम।